दोस्तों, मोदी जी के दिन सच में अच्छे नहीं चल रहे। अब आज ही का दिन देखिए, ऐसा लगता है जैसे शनिच्चर भारी हो। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी को आज एक नहीं दो दो झटके लगे हैं। पहला झटका तो ममता बनर्जी ने दिया 230 वोल्ट का, और उसके बाद 440 वोल्ट का झटका मोदी जी के सहयोगी नीतीश कुमार ने दे दिया। अब ये जो ममता बनर्जी का मामला है, उनकी जो खबर है वो तो देश के न्यूज़ चैनल्स ने, गोदी मीडिया ने खूब हाईलाइट करी, जमकर दिखाया, दोनों पक्ष दिखाए। लेकिन ये जो नीतीश बाबू की खबर थी, ये जो नीतीश बाबू का मामला था, इसके अंदर की बात गोदी मीडिया ने आपसे छुपाई है। अब आज मेरी कोशिश होगी इस वीडियो में कि दोनों मामलों की सही पड़ताल, सही तस्वीर आपके सामने रखूं और ये फैसला आप खुद करें कि जो झटका आज मोदी जी को लगा है वाकई क्या जोर का झटका है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के मामले की परतें तो मैं खोलने जा ही रहा हूं, लेकिन पहले बात ममता बनर्जी की कर लेते हैं। ममता बनर्जी आज दिल्ली आई थी नीति आयोग की एक बैठक को अटेंड करने के लिए, जिसकी सदारत मोदी जी कर रहे थे। अब इस मीटिंग में यूं तो सारे मुख्यमंत्रियों को आना था, लेकिन जो इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री हैं सबने बायकॉट कर दिया। चाहे आम आदमी पार्टी के भगवंत मान हो, चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके के स्टैलिन हो, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, उन सब ने बॉयकॉट किया। सिर्फ ममता बनर्जी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी जब गई अंदर मीटिंग में, तो अंदर की खबर यह है कि ममता बनर्जी ने मोदी जी को खरी खोटी सुनानी शुरू की और बात बात पर मोदी जी को एक्सपोज किया मोदी जी के सामने। अब ममता बनर्जी का आरोप है कि जब वो बोलने लगी और मोदी और नीति आयोग के बारे में, तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया, माइक ऑफ कर दिया गया। हालांकि सरकार इस बात को नहीं मानती, उनका कहना है कोई माइक ऑफ नहीं किया था। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि नायडू बाबू जो उस मीटिंग में बैठे थे वो 20 मिनट बोले, असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री 10-12 मिनट तक बोले, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर 10-12 मिनट तक बोले, 12-12 मिनट तक बोले, लेकिन उनको सिर्फ 5 मिनट दिया गया और माइक ऑफ कर दिया गया। और यही कारण था कि ममता बनर्जी ने वॉकआउट कर दिया। अब सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री की बैठक में मीटिंग से वॉकआउट कर रहा है। ऐसी घटनाएं होती नहीं इस देश में। नायडू जी ने बोला, उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। अब दोस्तों, ये बात सही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह भरी महफिल में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वॉकआउट किया, और सारे मुख्यमंत्री देख रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, अपमान तो किया ममता बनर्जी ने मोदी जी का, सरे महफिल किया, और मोदी जी को कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पीना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्मीद थी, बीजेपी को उम्मीद थी, मोदी को उम्मीद थी, मोदी के मंत्रियों को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी अगर आई हैं तो हंगामा तो करेंगी, बवाल तो करेंगी, क्योंकि जिस तरह का बजट बंगाल को इस बार मोदी जी ने दिया है तो हंगामा होना ही था। तो झटका तो ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन असली झटका दोस्तों मोदी जी के किंग मेकर नीतीश कुमार ने दिया। वो नीतीश कुमार जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है, जिनके ऑक्सीजन पर ये सरकार सांसें ले रही है, वही नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं आए। अब दोस्तों, मोदी जी और उनके मंत्रियों को उम्मीद थी, राजनाथ सिंह और अमित शाह को उम्मीद थी कि भाई नायडू बाबू की तरह नीतीश कुमार इस मीटिंग में ज़रूर आएंगे। मोदी जी बुलाएं और उनकी महफिल में नीतीश ना, ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल हकीकत ये है, सच्चाई है, फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार जिनके लिए रेड कारपेट वेलकम दिया जाना था, वो पटना से दिल्ली नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात यह कि पटना में नीतीश कुमार को कोई अर्जेंट वर्क नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं था, और आज उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक था, हेल्थ इश्यूज नहीं थे कि अगर कोई तबीयत नासाज हो जिसकी वजह से उन्होंने एन वक्त पर जो है मना कर दिया। नीतीश कुमार की तबीयत भी ठीक थी और नीतीश कुमार का कोई अर्जेंट वर्क नहीं था। एक छोटी सी मीटिंग थी झारखंड के कुछ जनता दल के नेताओं के साथ, एक रूटीन मीटिंग।
और इसी रूटीन मीटिंग का बहाना करके प्राइम मिनिस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं है। आप कह सकते हैं एक तरह से नीतीश बाबू ने इस मीटिंग में आने से साफ इनकार कर दिया। अब दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत साफ है कि क्या नीतीश बाबू, क्या नीतीश कुमार जो कई बार मोदी के साथ रहे और कई बार मोदी को छोड़ा, तलाक भी कई बार दिया, क्या वही नीतीश कुमार इस वक्त मोदी जी से कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है? और क्या वो कई दिनों से नाराज चल रहे हैं बहुत से इश्यूज को लेकर? और क्या हम माने कि नीतीश कुमार किसी दूसरे प्लान पर काम कर रहे हैं? दूसरे प्लान का मतलब है कि नीतीश कुमार के जहन में कुछ और चल रहा है, कुछ और खेल चल रहा है, और इस खेल का मतलब ये है कि सही वक्त आने पर नीतीश कुमार फिर से यू टर्न ले सकते हैं, साथ छोड़ सकते हैं मोदी का। और क्या हालात अंदर ही अंदर इस हद तक आ चुके हैं? मुझे लगता है इससे पर्दा हटाना बहुत ज़रूरी है। और आज दो एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ। उमाकांत लखेड़ा होंगे जो नीतीश कुमार को 90 के दशक से जानते हैं, मोदी जी को भी तभी से जानते हैं, और लोकसभा को पिछले 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं। उनको आप सुने और कोशिश करेंगे हम समझने की कि नीतीश और मोदी के बीच में क्या ऑल इज़ नॉट वेल, और इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा देश की राजनीति में, एनडीए पर क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या इंडिया से कोई खिड़की खुली हुई है, लालू जैसी कोई खिड़की खोल रखी है, तेजस्वी जैसी, चाचा भतीजे की बातचीत हो रही है, इस पर आएंगे। और हमारे साथ बिहार के एक्सपर्ट, क्योंकि बिहार की बात है तो अभिषेक कुमार को लाना लाजमी था आज, तो अभिषेक कुमार भी होंगे जो लगातार टच में रहते हैं नीतीश कुमार के, लालू कैंप के, बीजेपी कैंप में, बिहार को समझते हैं, आप कह सकते हैं बिहार की हॉटलाइन जुड़ी रहती है उनसे। तो अभिषेक कुमार भी होंगे और कोशिश करते हैं इस सवाल की तह में जाने की कि नीतीश कुमार के जहन में क्या चल रहा है, क्या करने जा रहे हैं। 440 वोल्ट से भी बड़ा झटका देने का इरादा है उनका। सवाल मेरा यह है कि आज जिस तरह के मैं आरोप प्रत्यारोप देख रहा था, जिस तरह से तोहमतें लगाई जा रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि साहब मोदी बैठे हुए थे, सब बैठे थे, मेरा माइक बंद कर दिया। निर्मला सीतारमण कह रही है कि हमने साहब माइक बंद नहीं किया। अब ये तो झगड़ा एकदम स्कूल लेवल का है, तू मैं हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, क्या मोदी को इस बात का एहसास नहीं है कि अब वो बहुमत की सरकार नहीं चला रहे? अब उनके पास 300 से ज्यादा बीजेपी के सांसद नहीं है, वो अल्पमत में आ गए। उनके दोनों हाथ के नीचे, कंधों के नीचे बैसाखियां हैं, किराए की सरकार है, इसका जो है कोई ना कोई गारंटी नहीं है। भले ही मोदी अपनी गारंटी दे, लेकिन सरकार की गारंटी नहीं है। मोदी को क्या इस चीज का, लखेड़ा साहब, बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो बैसाखियों पर चल रहे हैं? नहीं, वो एहसास उनको सब कुछ है। वो होता ना कि घोड़ा है, घोड़े को जंगल में चीता मिल गया तो घोड़े ने आंख बंद कर दी कि चीता मुझे देख नहीं रहा है। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशन मोदी जी उन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो राज्यों के हालात हैं, देश के हालात हैं, और उनको लगता है कि उनको कोई देख नहीं रहा है। उनको वो दिखा रहे हैं कि मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये उनकी जो तानाशाही है और डिक्टेटरशिप है, उसका सबसे बड़ा नमूना है कि वो हारने के बाद भी पराजित, कोई असर नहीं, पराजित होने के बाद नहीं, वो देखिए ऐसा है कि मोदी जी का जो नेचर है, जो उनको जानते हैं, उनका ये है कि भाई हकीकत कुछ और है, लेकिन ये दिखाओ बाहर से कि भाई हमको हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अभी राजा हैं, किंग हैं, डिक्टेटर है, तानाशाह है, हम जो है हमसे मत टकराइए। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो बैठक में हुआ, नीति आयोग की बैठक में, सामान्य जो मानवीय शिष्टाचार है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आप कह रहे हैं 5 मिनट में आप भाषण खत्म कीजिए, वो कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं आप, वो एक मुद्दा उठा रही है। आपने देखिए, अगर चंद्रबाबू नायडू को, जो आपके दामाद बन चुके हैं आजकल, सॉरी ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जी, उनको 20 मिनट दिया, किसने दिया? कि वो आप उनकी बैसाखी पर आपकी सरकार टिकी हुई है, और चंद्रबाबू नायडू को जानबूझ के क्या होगा कि उनका टाइम काटेंगे, तो यहां वो आपका टाइम काट देंगे, वो आपका 5 साल का टाइम को 6 महीने में कट कर देंगे। यस, मतलब उनको नायडू बाबू को 5 मिनट की जगह 20 मिनट इसलिए दिया जा रहा है कि अगर नायडू बाबू को टाइम नहीं दिया तो मोदी का टाइम 5 साल का काट देंगे, वो ये कह रहे हैं। जी, वो जेल में होता है ना, जेल में जैसे मुलाकात करने जाते हैं तो वो आता है सिपाही जो जेल में मुलाकात करता है कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, तो वो भी कहेंगे भाई साहब आपका हमारी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। इससे बड़ी, देखिए, चंद्रबाबू नायडू को लेकर के इतना गुस्सा है
दूसरे राज्यों में। ये नहीं कह रहे लोग कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र को क्यों नहीं दिया, अरे आप आंध्र को भी दीजिए, बाकी राज्यों को भी दीजिए ना। सौतेला व्यवहार जो है वो मोदी सरकार कर रही है, खासकर गैर भाजपा जो राज्य है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जैसे बंगाल में नहीं है या तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में नहीं, बाकी प्रदेशों में नहीं। सौतेला व्यवहार उनसे कर रहे हैं। ग्रांट देना तो दूर, पैसा देना तो दूर, बोलने तक नहीं दे रहे वहां के मुख्यमंत्रियों को, इस तरह का आरोप लगा है। और लखेड़ा साहब का कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी ने अपना मिजाज नहीं बदला, भले वो बैसाखियों पर है, लेकिन जो उनका माइंडसेट है वो एक डिक्टेटर की तरह है और वो दिखाना चाह रहे हैं कि उन्हें कोई असर नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने जिस तरह से आज भरी महफिल से वो चली आई, और आप कह सकते हैं कि बदनामी ममता बनर्जी की नहीं, बदनामी मोदी की मीटिंग की हुई है। तो ममता बनर्जी के अलावा एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि दो लोगों की बैसाखियां हैं जिस पर मोदी जी चल रहे हैं, दो लोगों के ऑक्सीजन पर मोदी जी हैं इस वक्त। एक नायडू बाबू के ऑक्सीजन पर हैं, एक नीतीश कुमार के ऑक्सीजन पर। लेकिन जो दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार की थी, ये जानते हुए भी कि नीतीश सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आए। उनको इस बैठक में आना था, इस तरह की चर्चा थी, लेकिन एन वक्त पर वो नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह पर दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भेज दिया। अभिषेक, ये तो मेरी समझ के परे है बिल्कुल कि नीतीश कुमार दिल्ली आ ही नहीं रहे हैं। अब पहले भी नहीं आए थे। नायडू बाबू हर हफ्ते चक्कर काट रहे हैं, वो नायडू बाबू अमित शाह से भी मिल रहे हैं, नायडू बाबू मोदी जी से भी मिल रहे हैं, निर्मला सीतारमण से भी मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मिल रहे। और नीतीश कुमार इस बार नीति आयोग की बैठक में भी नहीं आए। मोदी जी इंतजार करते रहे, लाल कालीन बिछी रही है एयरपोर्ट पे, नीतीश कुमार नहीं। तो क्या है, नीतीश क्यों कोप भवन में बैठे? क्या वाकई नीतीश नाराज हैं, या स्वास्थ्य के हेल्थ के इश्यूज हैं, या नीतीश के दिमाग में कुछ और चल रहा है, या मोदी जी को छोड़ना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू वाली स्थिति में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अपने राज्य के लिए सिर्फ पैसा चाहिए। नीतीश कुमार के लिए पैसा और सियासत दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की सत्ता महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार आज पटना में, उनका कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है, वो पूरी तरह फिट है। पटना में झारखंड की यूनिट के साथ, जनता दल यूनाइटेड की झारखंड यूनिट के साथ वो पटना में अपनी मीटिंग कर रहे थे। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं? झारखंड में कोई जेडीयू की ना सरकार है, ना बहुत ज्यादा विधायक, कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अब छोटे से यूनिट की एक छोटी बैठक के चक्कर में आपने मोदी की बैठक छोड़ दी। ये तो कोई बहाना नहीं हुआ अभिषेक साहब। दीपक जी, दरअसल वो संदेश दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और संदेश खुला है, उसमें कहीं कोई लाग लपेट जैसी चीज नहीं है कि आप हाईवे की बात कीजिए, एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, लेकिन वोटों के एक्सप्रेसवे, समीकरणों के एक्सप्रेसवे, उसकी बात कौन करेगा? क्योंकि सत्ता तभी बचेगी जब सियासत बचेगी, धारा बचेगी तभी विचारधारा बचेगी। और बात दरअसल ये है, नवीं अनुसूची का मामला है दीपक जी। विधानसभा में उन्होंने कल कह दिया था, परसों कह दिया था कि केंद्र सरकार को मैंने कह दिया है कि नवीं अनुसूची में आरक्षण को डालिए, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया है, जो जाति गणना के बाद बढ़ाया हुआ आरक्षण है। बीजेपी उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी राजनीतिक तौर पर साष्टांग दंडवत है, लेकिन जहां नीतीश कुमार की राजनीति है वहां वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक बाबू, आप ये कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मोदी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स पे थोड़ा न्यूट्रल है, ये चलिए समझ आ गया। मैं एक बड़ी पिक्चर चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप खुलकर बोलिए। इतनी खबरें हैं आपके पास भाई, नीतीश कुमार के लोग आपको फोन करते हैं, लालू के लोग आपको फोन करते हैं, बीजेपी के जो लोग हैं वो आपको फोन करते हैं, कांग्रेस के लोग आपको फोन करते हैं, विधायक आपको फोन करते हैं, सारी सूचना आपके पास है, आप बता नहीं रहे हो। मुझे सीधे सीधे बताओ, खुले शब्दों में, ये मतलब पर्देदारी मत करिए, पर्दे के बाहर निकलिए और बताइए कि क्या नीतीश कुमार वाकई मोदी को छोड़ना चाह रहे हैं? क्या लालू से बात हो रही है? दीपक जी, 2-3 घटनाओं पर ध्यान देना होगा। विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष नदारद रहे। चलिए, पहले 2-3 दिन वो विदेश में थे, सदन के आखिरी दिन तो वो पटना में थे जी। तेजस्वी यादव तो पटना में थे आखिरी 1 या 2 दिनों तक, जब सदन चला है 25-26 को पटना में थे। तब क्यों नहीं आए? अंदर खाने कुछ खेल चल रहा है, तभी नहीं आए। दूसरी बात, तेजस्वी यादव 15 अगस्त से पूरे बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, और उनका जो कोर इशू है, जो सेंट्रल एजेंडा है, वो यही है कि आरक्षण का मुद्दा
जो हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया वो 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9 शेड्यूल में कब जाएगा ताकि लोगों को आरक्षण मिलेगा। ये मुद्दा लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। कि सबसे पहले इस मुद्दे की धार देखी जाए कि तेजस्वी यादव को कितना जन समर्थन मिलता है, उनके कोर वोट बैंक के दायरे के बाहर का यानी नीतीश कुमार के वोट बैंक का कितना बड़ा हिस्सा इस आरक्षण के मुद्दे पर सेंटिमेंटल होकर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं, यानी आपस में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। तेजस्वी यादव जानबूझ के असेंबली में नहीं जा रहे, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन है बिहार के, जबकि वो पटना में है, और एक इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अभिषेक कि भाई खिचड़ी कुछ पक रही है, पर्दे के पीछे पटना में कुछ खिचड़ी पक रही है नीतीश और लालू के खेमों के बीच में। अभिषेक, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, एक लाइन में मैं जवाब चाह रहा था, बड़ा ऑब्जेक्टिव। इज नीतीश कुमार नॉट कंफर्टेबल विद मोदी? क्या नीतीश कुमार मोदी से आजकल सहज नहीं है? दीपक जी, मैं नीतीश जी के 2 बयान आपको याद दिलाता हूं, आपने सुने भी होंगे। जब 2013 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा तब कहा था, असेंबली के अंदर कहा था, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरा बयान 2022 में जब उन्होंने छोड़ा और 24 के बीच में जब वो महागठबंधन के साथ रहे, इंडिया के साथ रहे, तब दिया कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। आपको कोई ऐसा बयान याद आता है दीपक जी या उमाकांत लखेड़ा जी आपको कि ऐसा कोई बयान नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के लिए दिया हो? कभी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार क्यों है और राजद के साथ और कांग्रेस के साथ क्यों रहना चाहते हैं, इसके बीच में एक थीन लाइन है जिसे समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन वहां पर उस स्तर का अनुशासन दिखाई नहीं देता, खासकर राजद के पक्ष से, जिस वजह से उन्हें मजबूरन बीजेपी के साथ जाना पड़ता है। बीजेपी के साथ वो रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन रह इसलिए जाते हैं क्योंकि आला कमान का डंडा बिहार यूनिट के नेताओं पर चलता है कि नीतीश कुमार के पीछे चलना है। वहां उन्हें आदर्श स्थिति मिलती है, लेकिन वो आदर्श स्थिति वो इधर चाहते हैं। तभी इस तरह का एक्सट्रीम लेवल का बयान उन्होंने कभी दिया नहीं। इस बात को तेजस्वी यादव समझते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश लोग समझते हैं। वहां से होती है लालू के परिवार को थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा राहुल गांधी, कांग्रेस को भी नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा। एक चीज आपने क्लियर करी कि नीतीश कुमार वैचारिक रूप से एक सेकुलर नेता हैं। मैं एक निजी घटना बताता हूं दीपक जी। कांग्रेस के एक बिहार के नेता ने मुझे बताया कि जब महागठबंधन जब बना था 15-17 में, राहुल गांधी से नीतीश कुमार को समय नहीं मिल रहा था मिलने का, सोनिया गांधी से। तो नीतीश कुमार ने एक दिन उनसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में पूछ लिया, विधान परिषद में, आपके यहाँ क्या सिस्टम है, आप लोग भी मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं? आपको तो मैंने बीच में इसलिए रखा कि आप दोनों दलों के कॉन्ट्राडिक्शंस को सुलझाने का काम करेंगे। आप गठबंधन स्मूथ कैसे चले, आपकी सेंट्रल लीडरशिप कोशिश करेगी। वो समस्या 22 में नीतीश कुमार आए तब भी विद्यमान रही। काफी हद तक सीताराम येचुरी जैसे लोगों ने कम से कम इस गठबंधन को टिकाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ के अलग हो जाती। समझ गया। नीतीश कुमार को थोड़ा सा राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लालू जी को दिल बड़ा करना पड़ेगा। तेजस्वी चीजों को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा लालू की पार्टी, लालू का जो नजरिया है नीतीश के लिए, थोड़ा दिल बड़ा करने की बात है। और कांग्रेस को भी थोड़ा झुकना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक कैटलिस्ट हैं आज की तारीख में, और वो देश की जो राजनीति है उसको एक झटके में बदल सकते हैं। इस ताकत को कांग्रेस को भी समझना है, लालू यादव को समझना है, जैसे तेजस्वी समझ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि नीतीश कुमार सहज नहीं है। लखेड़ा साहब, चलिए भाई, ममता बनर्जी इसलिए भिड़ गई मोदी से या मोदी सरकार से क्योंकि विपक्ष में, और वो एक्सपोज कर दिया आज उन्होंने कि भाई आपने आंध्र प्रदेश और बिहार को पैसा दिया, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन बाकियों को आपने बहुत सौतेला व्यवहार किया है। और मैं विरोध जताने के लिए मैंने आज आपके मुंह पर कह दिया कि नीति आयोग बंद करो, ये सब मोदी जी बंद करिए, बहुत कुछ हो गया। तो ये झगड़े तो होते रहते, लेकिन नीतीश कुमार, अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट सर, नीतीश कुमार अगर कंफर्टेबल नहीं है, वो इस मीटिंग में नहीं आते हैं, वो चुपचाप अगर लालू के कैंप से बात कर रहे हैं, तेजस्वी से बात कर रहे हैं और एक नया विकल्प खोज रहे हैं, आपको लगता है कि मोदी को जो पहला झटका 440 वोल्ट का मिलेगा, वो झटका जो है आंध्र प्रदेश से नहीं, नायडू बाबू से नहीं, वो क्या नीतीश कुमार से मिल सकता है? आपको ऐसा लगता है?
नहीं, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और आपकी चिंता भी जेन्युइन है, अभिषेक जी ने अभी बताया। और उसी चिंता को मैं आगे बढ़ाते हुए बिहार के साथ एक समस्या है और जो संकट है कि वहां अगले 2025 के शुरू में ही वहां चुनाव होने हैं। 1 साल से भी कम का वक्त है और अभी हालत यह है बिहार में कि चुनाव होने हैं तो जो होता है ना, कहावत है, घोड़े के साथ काठी का भी सौदा होना है या नहीं होना है। तो क्या चुनाव लड़ेंगे तो मिलकर के लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये सीमा रेखाएं अभी तय होनी है। क्योंकि अभी से ये सारी चीजें, अगर नीतीश कुमार को पता है कि उनके पड़ोसी राज्य में बुरी तरह पराजित हुई है बीजेपी, और अगर यूपी में, उत्तर उन्होंने प्रदेश में, यस, यूपी में, उनके पड़ोसी राज्य में बुरी तरह पराजित हुई है बीजेपी, और अगर उन्होंने ऐसी छवि बना दी अपनी कि वो मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं, जो वो बैठे हुए हैं प्रैक्टिकली, नीतीश कुमार को ये बात बखूबी पता है कि मैं अगर ये इंप्रेशन दे दूंगा कि मैं प्रैक्टिकली भी उन्हीं के साथ हूं और वैसे भी इनके साथ हूं, तो इसका बहुत बड़ा, उनकी जो छवि है वो गर्त में चली जाएगी। तो वो एक डिस्टेंस मोदी से रखना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि वो बार्गेन कर रहे हैं नीतीश कुमार, और डिस्टेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि अगला चुनाव बिहार असेंबली का नीतीश कुमार की लीडरशिप में ना लड़ा जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो सही। फैसला, तो ये सारी चीजें दांव पेच है, इसीलिए नीतीश कुमार भी जी मोदी जी। के साथ सह और मात का खेल खेल रहे हैं, ऐसी शह मेरी और इंफॉर्मेशन है। शह शह और और मात का मात का शह और मात का गेम खेल रहे हैं नीतीश कुमार। एक और बड़ी बात कही अब, क्योंकि तजुर्बे वाले पत्रकार हैं, 30-35 साल से राष्ट्रीय राजनीति कवर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात लखेड़ा साहब ने कही दोस्तों। इन्होंने कहा कि जिस तरह से पड़ोस का राज, बिहार का जो पड़ोस का राज है, आप कह सकते हैं जो कजिन ब्रदर है, बिग कजिन ब्रदर बिहार का उत्तर प्रदेश, वहां पर जिस तरह से दलितों ने, अति पिछड़ों ने, कुर्मियों ने जिस तरह से डिच कर दिया, जिस तरह से छोड़ दिया बीजेपी को, और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, पूरा का पूरा वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। ये जो एक संक्रमण है, ये जो एक तरह का एक मूवमेंट हो रहा है, वोटों का जो मूवमेंट है बीजेपी से जो जा रहा है, नीतीश कुमार को लगता है कहीं बिहार में ऐसा ना हो जाए। और अगर बिहार में ऐसा बीजेपी के साथ हुआ, वहां पर भी बीजेपी को अगर एक सवर्ण वाली पार्टी मान लिया गया, तो उनके लिए बहुत नुकसान होगा। तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस वक्त बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ये डर है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ वही बिहार में हो सकता है? क्या आपको दीपक जी, लगता है नीतीश कुमार बहुत संभल संभल के चल रहे हैं? दीपक जी, मुझे लगता है कि संभल कर नहीं चल रहे हैं, वो खुलकर खेल रहे हैं। और खुलकर खुलकर इसलिए खेल रहे खेल रहे हैं जी, क्योंकि जहां उनको भारतीय जनता पार्टी से दबा कर कुछ हासिल करना है, वो बीजेपी की कमजोर नस दबा रहे हैं। और जहां उन्हें लगता है कि सीधी उंगली या टेढ़ी उंगली घी नहीं निकल सकता, जैसे आरक्षण का मुद्दा जो बीजेपी के फंडामेंटल्स के ही अगेंस्ट है, उस मुद्दे पर एक तरह से आरजेडी के साथ एक कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। कैलकुलेटेड गेम इस तरह से कि तेजस्वी बिहार निकल रहे हैं तो तेल देखो और तेल की धार देखो वाली कहावत। तेल देखो तेल की, गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट। नीतीश कुमार इज प्लेइंग कैलकुलेटेड गेम। और अंतिम सवाल, एक लाइन में जवाब लूंगा, फिर एक लाइन का जवाब मैं अभिषेक से लूंगा। लखेड़ा साहब, एक लाइन का जवाब दीजिए। जितना भी हमने डिस्कशन किया ममता से लेकर नीतीश तक, क्या नीतीश अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं? नीतीश कुछ भी फैसला ले सकते हैं? जरा सा भी उनको लगा कि ये मोदी कहीं पार्टी ना तोड़ दें, उनके सांसद ना खींच लें, उनका हाल नवीन पटनायक जैसा ना कर दें, या ये जो रिजर्वेशन पर जो मोदी स्टैंड नहीं ले पा रहे उससे उनको नुकसान हो रहा है, दलित अति पिछड़ा हाथ से ना निकल जाए, क्या नीतीश कुमार इनिशिएट कर सकते हैं 4-5 महीने में? क्या नीतीश कुमार नायडू की तुलना में ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और कहीं ना कहीं मोदी को झटका दे सकते हैं आने वाले समय? देखिए, नीतीश कुमार, देखिए नायडू तो बड़े शार्प हैं, सातिर पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार भी पॉलिटिशियन है, मजबूत और तेज दिमाग है उनका, और उनको पता है कि कब क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरी कैलकुलेशन है, कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव के बाद
उसके बाद इनको तय करना है। अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ है बजट का, पहले ये बजट का जो भैया पैसा दो फटाफट, जो 3 महीने ये पैसा दो, पहली किस्त तो भेज दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा चुनाव के बाद इनका साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन है, जो हालात हैं, जो बिहार की प्रायोरिटीज हैं और मोदी का जो मिशन है नीतीश कुमार को किनारे करने का, उनमें कोई मेल नहीं खा रहा है, कोई बातें मेल नहीं है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इनका रास्ता अलग है, नीतीश का रास्ता अलग है, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाए, वो छोड़ने वाले है नहीं, और बीजेपी उनको मानने को तैयार है नहीं। तो ये झगड़ा शुरू होगा जी। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं हितों का टकराव है। लास्ट लाइन में आप जवाब चाह रहा हूं अभिषेक, क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कोई फैसला लेंगे? अगर बीजेपी, जिस तरह से लग रहा है, बहुत कमजोर है इन तीनों राज्यों में, बीजेपी मात खाती है, मोदी कमजोर होते हैं, शाह कमजोर होते हैं, तो क्या फिर नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं? दीपक जी, इसके बाद भी ले सकते हैं, इसके पहले भी ले सकते हैं। ओहो, आप तो दरअसल तेजस्वी यादव की जो यात्रा निकल रही है, वो दरअसल जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को टूट से बचाने के लिए निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि जेडीयू के लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो टूट सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अंततः चुनाव उन्हें भी लड़ना है, आरक्षण की पॉलिटिक्स के लिटमस टेस्ट से उन्हें भी गुजरना है। और तेजस्वी यादव की यात्रा कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड गेम है, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की सहमति प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि वो उस राजनीति को धार दे रहे हैं जो राजनीति नीतीश कुमार को सूट करती है। और उस राजनीति से बीजेपी कमजोर होती है, दबाव बीजेपी पर पड़ता है, और बीजेपी की स्थिति अभी यह है कि दिल्ली में उसके पास नंबर नहीं है, उसे नंबर के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन कहां तक वो झुकेगी, ये सवाल आकर के यहां पर टिक रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, एक बात जो दोनों एक्सपर्ट से मैं आज बातचीत कर रहा था, नीतीश पे, ममता का लाजमी है विरोध करना, वो वैसे भी विपक्ष में है, खोलकर विरोध करती हैं कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, और आज उन्होंने विरोध किया, जमकर विरोध किया। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी महंगी पड़ सकती है, बहुत महंगी पड़ सकती है मोदी जी को, और वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है मोदी जी के जो पैतरे हैं, या मोदी जी का जो मिजाज है डिक्टेटरशिप वाला, भले वो बैसाखियों पर है, लेकिन तानाशाही का जो एक मिजाज है वो उनका नहीं जा रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है, जो लखेड़ा साहब ने कहा, कि कहीं उत्तर प्रदेश का जो रोग है, जो बीजेपी पे लग गया है, जिसमें दलित भाग रहा है, अति पिछड़ा भाग रहा है, सिर्फ सवर्ण की पार्टी का लेबल लग रहा है, अगर ये चीज बिहार बीजेपी की हो जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार अपना सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल देख रहे हैं। उनको अपने जितने सांसद हैं वो भी बचाने हैं, पार्टी को टूटने से भी बचाना है, और खुद को भी पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे जीवित रखना है। इसलिए वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है हितों का टकराव है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। सही बात यह है कि नवंबर में जब चुनावी नतीजे आएंगे 3 राज्यों के, तो हो सकता है एक बड़ी उठापटक आपको देश में राजनीति में दिखे, हो सकता है मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बने। लखेड़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ने बहुत ही, मैं कह सकता हूं, स्पष्टता के साथ आज जो इतना नाजुक मुद्दा था नीतीश को लेकर, ममता को लेकर, बहुत स्पष्टता से आप लोगों ने जवाब रखे, और एक पिक्चर क्लियर हुई कि समथिंग इज नॉट वेल, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मिस्टर नीतीश कुमार एंड मिस्टर मोदी। तो ये एक सिनेरियो है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लखेड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड।